हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI इन फाइटर 2.0 सीरीज, द सीरीज फॉर द परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग थर्ड चैप्टर पर पहुंचे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको कल समझा दिया था। हमने देखा था उसमें अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उनका एलिमिनेशन कैसे होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इतना पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले अपन देखेंगे यहां पर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें? सी, फर्स्ट वन इज किडनी, वन पेयर। ठीक है, किडनी पेयर्ड ऑर्गन है, वन पेयर ऑफ किडनी। नेक्स्ट, वन पेयर ऑफ यूरेटर। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज अ अनपेयर्ड स्ट्रक्चर, तो ये संख्या में एक होगा। और फिर उसके बाद में यूरिथ्रा, यूरिथ्रा भी संख्या में एक होगा। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर्स इसमें पेयर्ड है और दो स्ट्रक्चर्स इसमें अनपेयर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर अगर हम इसका ड्रॉ करके देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए ये मैंने बना लिया यहां पर, दिस इज अवर किडनी। ठीक, कौन सी साइड की किडनी है? ये राइट साइड वाली है। ठीक है, और दिस विल बी अवर लेफ्ट किडनी। ठीक है, अब क्या हम यहां देख पा रहे हैं कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी जो है उसके लोकेशन में थोड़ी सी डिफरेंस है। लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली सुपीरियर टू दी राइट किडनी। लेफ्ट वाली किडनी राइट वाली किडनी से थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, अब किडनी जो है इसके ऊपर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये अपन ने किडनी के ऊपर एक ग्लैंड बना दी, इसके ऊपर मुकुट जैसी एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड का नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा मतलब होता है ऊपर और रीनल मतलब किडनी, तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लोकेटेड है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल और एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, अब जो किडनी है उसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है इसका आउटर। आउटर सरफेस कैसा दिख रहा है अपने को? कॉन्वेक्स। आउटर सरफेस कैसा दिखाई पड़ रहा है हमें? कॉन्वेक्स। और ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है इसका? इनर। इनर सरफेस हमें किडनी का कैसा दिखाई पड़ रहा है बताइए? कॉनकेव। ठीक है, तो किडनी का आउटर सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है, और किडनी का इनर सरफेस जो है वो कैसा है? कॉनकेव है। ठीक, अब किडनी से यहां पर इनर सरफेस से अराइज हो रहे हैं दो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये किडनी से इनर सरफेस से अराइज हुए इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज यूरेटर। ठीक है, क्या बोला हमने इसे? यूरेटर। यूरेटर जो है वो ओपन होंगे एक और स्ट्रक्चर में कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये क्या बना दिया अपन ने? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, दिस यूरिनरी ब्लैडर, यहां पर इस ब्लैडर में प्रेजेंट होती है मसल्स। यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है, इसकी वॉल एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की मसल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देंगे, दीज आर दी मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं, ये होती हैं इनवॉलेंट्री नेचर की।
किस नेचर की है? इनवॉलेंट्री नेचर की। इनवॉलेंट्री नेचर की जो मसल्स होती हैं ये स्मूथ नेचर की होती है। कैसी होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब है कि हमारा उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर कंट्रोल नहीं है, हमारे हिसाब से उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा। सिग्नल आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर रिलैक्स होगी। सच टाइप ऑफ मसल्स आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री। और वो इनवॉलेंट्री मसल्स नेचर में कैसी होती है? वो नेचर में स्मूथ होती हैं। ठीक है, तो ये मसल्स हमने बता दी, मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो ब्लैडर होता है, इस ब्लैडर के अंदर कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लैडर की जो वॉल होती है, इस ब्लैडर की वॉल पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या बोला जाएगा इन्हें? दीज आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर सेंसरी नेचर के होते हैं। किस नेचर के हैं ये? सेंसरी नेचर के। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं बता रही हूं मैं आपको, ये सारी चीजें हमारी बुक में इसी चैप्टर में है। रिलेट करवाऊंगी मैं जब मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगी। ठीक है, तो हमने कहा कि जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है, इस वॉल पर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो सेंसरी नेचर के हैं। क्लियर? अब यहां आगे अगर हम देखें तो इस पोर्शन में आगे की तरफ में इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे यूरेथ्रा। क्या कहा जाएगा इसे? यूरेथ्रा। क्लियर है? यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर्स। यूरेथ्रा में दो टाइप के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। कितने स्फिंक्टर्स होते हैं यूरेथ्रा में? दो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर आर voluntary and internal are involuntary। ठीक है, यूरिथ्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर्स। देखिए, अब हमने कहा यूरिथ्रा में प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? स्फिंक्टर, दीज आर दी मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो यूरिथ्रा में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्फिंक्टर्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्फिंक्टर यूरिथ्रा में अंदर की तरफ में होता है जिसे हम कहेंगे इंटरनल, और एक होता है बाहर की तरफ में जिसे कहा जाएगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर, उन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जब तक हम कॉन्ट्रैक्टेड रखेंगे तब तक यूरिन बॉडी से बाहर नहीं रिलीज होगी, और इंटरनल स्फिंक्टर लगातार पुश कर रहा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कि यूरिन को बाहर रिलीज करो। ठीक है, तो हमारी यूरिन का जो रिलीज है, क्या वो इनवॉलेंट्री है? अपने आप यूरिन बाहर निकल जाती है क्या? नहीं, अपने आप तो नहीं बाहर निकलती है। जब हमारे लिए प्रॉपर प्लेस अवेलेबल होगी, प्रॉपर टाइम होगा, उसी समय पर अपन ब्लैडर को खाली कर सकते हैं, अदरवाइज नो। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन नहीं होता है हमारी बॉडी में, वॉलेंट्री होता है। और वॉलेंट्री के पीछे रीजन ये है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है और हम उस स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं until the signals are received। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका। अब यहाँ पर किडनी को ब्लड सप्लाई देने के लिए भी तो कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना दी है वेसल्स। अब ये ब्लू कलर की वेसल्स हैं, तो ब्लू कलर की वेसल्स मतलब कौन सी होंगी? ये दीज विल बी दी वेन्स। ठीक है, तो ये बना दी अपन ने ब्लू कलर की वेसल। तो ये वाली वेन कौन सी होगी? दिस विल बी कॉल्ड एज द रीनल वेन। ये कौन सी वेन होगी? रीनल वेन होगी। ये वाली भी वेन कौन सी होगी? रीनल वेन होगी। दोनों रीनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है एक बड़ी वाली वेसल में। इस वेसल को क्या नाम देंगे अपन? दिस इज वेना केवा। क्या नाम दिया जाएगा इसे? वेना केवा। और वहीं किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर सप्लाई करना हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ प्रेजेंट होगी आर्टरी। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है ये क्या होगी? दिस विल बी कॉल्ड एज दी आर्टरी। ठीक है, और ये हो जाएगी यहाँ पर हमारी डॉर्सल अयोर्टा। क्या प्रेजेंट होगी? ये डॉर्सल अयोर्टा। ठीक, तो डॉर्सल अयोर्टा
डोर्सल एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट होगी और रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी को ब्लड सप्लाई दी जाएगी। फिर रीनल वेन्स जो कलेक्ट होंगी और कलेक्ट होने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे दे दिया जाएगा, टू दी वेना केवा। क्लियर है? ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा अबाउट दी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पूरा स्ट्रक्चर तो देख लिया है। अब आगे हम किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी का। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्या देखने वाले हैं अपन? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ऐसे यहां पर ये आ गया बाहर। ठीक है, तो ये बन गया अपना किडनी का स्ट्रक्चर। नाउ अब किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ लेयर, ये किडनी को सराउंड करने वाली एक टफ लेयर अपन बना देते हैं। ठीक, किडनी को सराउंड करने वाली क्या बना दी अपन ने? एक टफ लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। दिस इज टफ लेयर made up of fibers, made up of fibers। किसकी बनी हुई है ये? फाइबर्स की बनी हुई एक टफ लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब आउटर मोस्ट लेयर है, टफ है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। ये क्या करेगी? किडनी को प्रोटेक्ट करके रखेगी। जैसे हर ऑर्गन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, वैसे किडनी का प्रोटेक्शन अपन ने किससे दिया है? रीनल कैप्सूल से दिया है। ठीक, अब किडनी इज अ बिग ऑर्गन, बड़ा ऑर्गन है किडनी। ठीक है, तो अब किडनी वाला जो पोर्शन है, क्योंकि अब ये बड़ा ऑर्गन है तो इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आउटर पार्ट बता दिया मैंने। ठीक, तो बाहर वाला पार्ट कौन सा हो गया इसमें? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? इनर मेड्यूला। बट इनर मेड्यूला जो है, inner medulla is present in the form of pyramids। inner medulla किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पिरामिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरीके के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या बना रहे हैं? इनर मेड्यूला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? दिस विल बी द पार्ट ऑफ इनर मेड्यूला। तो इनर मेड्यूला इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड्स and these pyramids are called as the medullary pyramid। क्या कहा जाएगा इन्हें? medullary pyramid। और these are called as the renal pyramid। ठीक है, क्या कह देंगे इन्हें अपन? medullary pyramids और renal pyramids। ठीक है, इतना समझ आ गया हमको। अब नेक्स्ट चीज यहां ध्यान से देखें, दिस इज द कॉर्टिकल रीजन। ये कौन सा रीजन है? कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स वाला रीजन अंदर मेड्यूला में एंटर हो रहा है, कॉर्टेक्स वाला रीजन अंदर मेड्यूला में एंटर हो रहा है। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच इज एंटरिंग इनटू द मेड्यूला, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहा जाएगा इसे? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी मतलब पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स entering into मेड्यूला। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूला के अंदर प्रवेश कर रहा है, उस पार्ट को क्या बोला अपन ने? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज देखें, सी, ये हमने कह दिया मेड्यूलरी पिरामिड्स है। ठीक है, एक किडनी में लगभग 7 to 10 मेड्यूलरी पिरामिड्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 to 10 मेड्यूलरी पिरामिड्स हो सकते हैं। ठीक है,
हर एक मेडुलरी पिरामिड में क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहां पर? नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर हमने बोल दिया मेडुलरी पिरामिड कंसिस्टेड ऑफ नेफ्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है इसमें? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक, अब नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन करना। नेफ्रॉन क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, और फॉर्मेशन करने के बाद में ये नेफ्रॉन जो है वो यूरिन को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद में ये यूरिन पूरे पैसेज को क्रॉस करते हुए बॉडी के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो अब ये कौन से पैसेज में जाएंगे, कहां जाएंगे, ये देखें। देखो, तो यहाँ नेफ्रॉन्स थे, नेफ्रॉन्स ने क्या किया? ये नेफ्रॉन्स का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन करना। क्या करेंगे ये नेफ्रॉन? यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अब यूरिन फॉर्मेशन करने के बाद में ये दे देंगे टू दीज स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसे यहां पर छोटे छोटे से कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनका नाम हमारी बुक में दिया है पर लेबलिंग नहीं दी हुई है। दीज आर कॉल्ड एज कैलाइसिस। अब ये छोटे कैलाइसिस हैं तो क्या कहा जाएगा इन्हें? माइनर कैलाइसिस। सिंगुलर अगर होंगे तो क्या बोलेंगे इन्हें? कैलिक्स बोल देंगे। क्या कहा जाएगा? कैलिक्स कहा जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट, अब ये तो माइनर कैलाइसिस है, ये माइनर कैलाइसिस ओपन हो गए बड़े कप लाइक स्ट्रक्चर में। ये भी माइनर कैलाइसिस इस तरीके से ओपन हो गए बड़े कप लाइक स्ट्रक्चर्स में। दीज आर कॉल्ड एज मेजर कैलाइसिस। ठीक है, दीज आर बिग कप शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या कहा जाएगा इन्हें? दीज आर बिग कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मेजर कैलाइसिस। ठीक, नाउ दिस मेजर कैलाइसिस विल ओपन इनटू, ये जो मेजर कैलाइसिस है ये ओपन होंगे इस तरीके से एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, मेजर कैलाइसिस किसमें ओपन हो गए? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में। ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे कहा जाएगा रीनल पेल्विस। क्या कहा जाएगा? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। नाउ दिस रीनल पेल्विस विल ओपन इनटू अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बना दिया मैंने? अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर। रीनल पेल्विस ओपन हो रहा है इनटू द नॉच लाइक स्ट्रक्चर। दिस नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हाइलम। नॉच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइलम इनर पार्ट है कि एक्सटर्नल पार्ट है? आउटर पार्ट है, इनर पार्ट है। इनर हाइलम विच इज कॉन्केव इन शेप एंड इट इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? नॉच लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब हाइलम से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखेंगे आप। हाइलम, ये तो हमने क्या दिया? दिस इज इनर कॉन्केव। कैसा पार्ट है ये? इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर है। ठीक, थ्रू विच ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर। जिसके द्वारा ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व ये तीनों चीजें एंटर होती है। पर बच्चों देखो, ब्लड वेसल एंटर भी हो रही है और एग्जिट भी हो रही है। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर अपन बाइफरकेट करें तो ब्लड वेसल में एक ब्लड वेसल कौन सी है? वेन। दूसरी ब्लड वेसल कौन सी है? आर्टरी। वेन क्या करेगी? एग्जिट करेगी। आर्टरी क्या करेगी? एंटर करेगी। ठीक है, फिर नर्व्स, नर्व्स में भी अपने पास में दो प्रकार की नर्व्स होंगी। कौन सी होगी? एक सेंसरी, दूसरी कौन सी होगी? मोटर। तो सेंसरी सिग्नल लेकर जाएगी, तो जो जाएगी सिग्नल लेकर वो एग्जिट कर देगी। मोटर सिग्नल लेकर आएगी तो मोटर क्या करेगी? एंटर होगी। अब बचा क्या अपने पास में? यूरेटर। तो यूरेटर तो क्या करेगा? एग्जिट करेगा। यूरेटर क्या होगा? यूरेटर का यूरेटर विल एग्जिट। ठीक है, तो यहां पर अपनी एनसीईआरटी सिर्फ लिखती है कि थ्रू विच ब्लड वेसल, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर। सिर्फ एंटर होने का काम नहीं हो रहा है, यहां से एग्जिट होने का काम भी हो रहा है। ब्लड वेसल्स भी एग्जिट होंगी। ठीक है,
और नर्व्स भी एग्जिट होंगी और यूरेटर तो बाहर उसमें से निकलेगा ही सही, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमने कह दिया हाइलम, बट अगर हमें एग्जाम में आता है तो हम इसे ये ही करेक्ट मानेंगे, थ्रू विच ब्लड वेसल, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर। अगर बाइफरकेट करके पूछा जाएगा तो हम ये बताएंगे, अदरवाइज हम ये इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे। क्लियर। अब ये जो हाइलम है, ये हाइलम ओपन हो गया एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द यूरेटर एंड यूरेटर विल ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किस में ओपन हो जाएगा? ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने देख लिया, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ कैप्सूल कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल, जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हमने बोला किडनी बड़ा ऑर्गन है तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। फिर मेड्यूला रीजन जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड्स कॉल्ड एज द मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच बीच में कुछ स्पेस है। Seems like cortex is entering into the medulla. ठीक है, the part of cortex which is entering into the medulla, this is called as the renal column of Bertini. ठीक, and these medullary pyramids are also called as the renal pyramid. Medullary pyramid consists of nephron and nephron का function है urine formation. क्या function है nephron का? urine formation. ठीक है। फिर उसके बाद में जो ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स में प्रेजेंट नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन करने के बाद में उस यूरिन को बाहर रिलीज करेंगे ताकि वो पूरे ट्रैक्ट से होते हुए बाहर निकल जाए। तो यहां से यूरिन कहां पहुंचेगी? मेड्यूलरी पिरामिड से इनटू द माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस से मेजर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। Renal pelvis will open into the inner concave shape like structure called as the hilum. Hilum is a notch like structure through which blood vessel, nerves and ureter enters. Now this hilum will open into the ureter and ureter will opens into the urinary bladder. Clear है? तो बच्चों हमने ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब किडनी के कुछ मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखो किडनी, दिस इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। शेप, किडनी का शेप क्या बोलेंगे अपन? बीन शेप्ड। डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई कितनी है? डायमेंशंस, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी डायमेंशंस। नेक्स्ट वेट 120 to 170 ग्राम्स। वेट कितना है? 120 to 170 ग्राम्स। कलर रेडिश ब्राउन। कैसा कलर है किडनी का? रेडिश ब्राउन। ठीक है। लोकेशन, इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन T12 to L3 vertebrae। कहाँ लोकेटेड है? इन बिटवीन T12 to L3 vertebrae। Close to the dorsal inner wall of abdomen। अब ये स्टेटमेंट अपनी बुक में दिया है, समझे इसे। देखो, अगर किडनी की आपको लोकेशन पूछी जाए कि किडनी कहाँ लोकेटेड है, डॉर्सली लोकेटेड है या वेंट्रली, तो क्या बोल दोगे आप? एक तो डॉर्सली लोकेटेड है। ठीक है। अब एब्डोमिनल पार्ट में है या पेल्विक पार्ट में है या फिर थोरैसिक रीजन में है, तो क्या आप क्या बोल दोगे इसको? एब्डोमिनल पार्ट में। डॉर्सली लोकेटेड इन द एब्डोमिनल पार्ट, ये अपन ने बता दिया। अब डॉर्सली लोकेटेड है तो कितनी बड़ी है, कहां से कहां तक लोकेटेड है, ये कैसे बताएंगे? वर्टिब्री से बताएंगे। ठीक है। T12 यानी कि थोरैक्स की जो लास्ट वर्टिब्री है और लंबर में जो थर्ड वर्टिब्री है, फ्रॉम T12 to L3 किडनी इज लोकेटेड। ठीक है, किडनी एक्सटेंडेड होती है फ्रॉम T12 to L3। क्लियर है? ये हो गई अबाउट दी
दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द किडनी। क्लियर है बच्चों इतना। और इनर सरफेस किडनी का कॉन्केव होता है, आउटर सरफेस जो है वो किडनी का कॉन्वेक्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे हम इसे। क्लियर है, ठीक। अब देखिए एक चीज और बताती हूं मैं, सर्कुलेशन, मतलब किडनी तक किस तरीके से सर्कुलेशन पहुंचेगा, क्या होगा। रीनल आर्टरी, रीनल वेन तो हमने देख लिया है, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहां पर किडनी कैसे फिल्ट्रेशन करवा रहा है वो भी हमें देखना है, ठीक। देखो ये हमने बना लिया यहां पर लिवर, ठीक है। लिवर ने क्या किया, यूरिया बना लिया, ठीक। अब बनाने के बाद, यूरिया बना लिया लिवर ने, बनाने के बाद में इसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। कैसे बाहर निकालेगा, ये जो यूरिया है ये लिवर से बाहर निकलेगा थ्रू दी हेपेटिक वेन। किस ब्लड वेसल के थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू। तो ये वाली ब्लड वेसल कौन सी हो जाएगी अपनी, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो है वो आगे चलकर किससे जुड़ेगी, टू दी वेना केवा। ये थोड़ी सी बड़ी ब्लड वेसल मैंने बना दी, तो ये क्या समझ जाओगे आप कि ये वाली ब्लड वेसल कौन सी हो गई, वेना केवा, ठीक है। अब वेना केवा जो है वो इस ब्लड को कहां लेकर जाएगी, टू दी लेवल ऑफ हार्ट। कहां लेकर गई, हार्ट तक। हार्ट में कहां लेकर गई ये इसको, राइट एट्रिया। कहां पर लेकर गई, हार्ट में, राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा, टू दी राइट वेंट्रिकल। कहां चला गया राइट एट्रिया से, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया वो, टू दी लंग्स। कहां पहुंच गया पल्मोनरी आर्टरी से, लंग्स। लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्या हुआ लंग्स में, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ब्लड का कलर क्या हो जाएगा, रेड। ये बना दिया अपन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आ रहा है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी वेन। कौन लेकर आ रहा है इसे, पल्मोनरी वेन। कहां रिलीज करेगी पल्मोनरी वेन इसे, इनटू द लेफ्ट एट्रिया। फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड चला जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाएगा, डॉर्सल अयोर्टा। अयोर्टा हमारी बड़ी ब्लड वेसल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंच जाएगा, इनटू दी एओर्टा। क्लियर है, ये अपन ने बना दिया एओर्टा। अब एओर्टा इस ब्लड को लेकर जाएगी पूरे बॉडी पार्ट्स के पास में। कहां लेकर गई, पूरे बॉडी पार्ट्स के पास में। मतलब कहीं ना कहीं ये अयोर्टा इस ब्लड को रीनल आर्टरी को भी देगी, और रीनल आर्टरी फाइनली इस ब्लड को किसको दे देगी, किडनी को दे देगी, ठीक है। और किडनी क्या करवा देगा इसका, किडनी करवा देगा यहां पर फिल्ट्रेशन। देखो यूरिया बना, ठीक है, यूरिया येलो कलर का बना, ये यूरिया इस ब्लड में है, ये यूरिया यहां पर भी है, यहां पर भी है, सब जगह पर यूरिया प्रेजेंट है। मतलब सबसे अधिक यूरिया जो है वो कौन सी ब्लड वेसल में प्रेजेंट होगा, हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन से ये पूरा सर्कुलेटरी पाथवे इसने कवर किया, अयोर्टा, अयोर्टा के बाद में रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के बाद में किडनी ने दे दिया, और किडनी ने उस यूरिया को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब किडनी से वापस जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर जाएगी, ये किडनी से कौन सी ब्लड वेसल ब्लड लेकर जा रही है, रीनल वेन। तो बताओ रीनल वेन में यूरिया का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि यूरिया तो किडनी ने क्या कर दिया, बाहर फिल्टर कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर से हमारे पास में एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, मैक्सिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन, सबसे अधिक यूरिया कहां प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे हेपेटिक वेन में। और कहां प्रेजेंट है, एओर्टा, रीनल आर्टरी। ये अपन ने बना दिया किसका, मैक्सिमम यूरिया। अब मिनिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन विच ब्लड वेसल, या लीस्ट यूरिया इज प्रेजेंट इन रीनल वेन। ये क्वेश्चन है बच्चों, आता है ना। सबसे अधिक यूरिया किस ब्लड वेसल में प्रेजेंट होगा, तो हम बोलेंगे रीनल आर्टरी, और सबसे कम यूरिया किस ब्लड वेसल में प्रेजेंट होगा, रीनल वेन। मैक्सिमम यूरिया विल बी प्रेजेंट इन दी हेपेटिक वेन, उससे कम प्रेजेंट होगा रीनल आर्टरी में, और सबसे कम प्रेजेंट होगा किसमें, रीनल वेन में। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया किडनी का जनरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बाहर से कैसा दिखाई देता है, सर्कुलेशन भी हमने देख लिया है, और साथ में मैंने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है ये भी बता दिया है। ठीक, अब एक लाइन डायग्राम जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमसे। दूसरी स्लाइड पर हम इसे ले लेते हैं। देखिए यहां पर देखना, हाँ हमने बोला किडनी, किडनी में प्रेजेंट है हमारे रीनल पिरामिड्स। क्या प्रेजेंट है किडनी में? रीनल पिरामिड। कहां प्रेजेंट है रीनल पिरामिड? मेड्यूला वाले रीजन में, मेड्यूलरी पिरामिड है ये। ठीक है, रीनल पिरामिड्स में क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स ने क्या किया है? फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन करने के बाद में क्या बनाया है? यूरिन। क्या बना दिया नेफ्रॉन ने? यूरिन का फॉर्मेशन कर दिया है। बनने के बाद में ये यूरिन कहां गया? देखो यहां से अपन स्टार्ट करें इसको। ठीक है, बनने के बाद में यूरिन कहां गया? तो हमने बोला रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड ओपन्स इनटू माइनर केलाइसिस। रीनल पिरामिड किस में ओपन हुआ? माइनर केलाइसिस में। माइनर केलाइसिस किस में ओपन हो जाएंगे? मेजर केलाइसिस में। मेजर केलाइसिस विल ओपन इनटू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का शेप कैसा है? फनल शेप। रीनल पेल्विस opens into hilum. Hilum is a notch like structure. कैसा स्ट्रक्चर है? नॉच लाइक स्ट्रक्चर। हाइलम ओपन्स इनटू यूरेटर एंड यूरेटर ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। किसमें ओपन हो गया? यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ यूरिन। क्या है ये? यूरिन का फ्लो। देखिए बच्चों, इस प्रकार का एक फ्लो चार्ट मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था। ठीक है, वो भी याद करेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था ड्यूरिंग दी पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जहां पर भी इस तरीके के ये फ्लो चार्ट्स आ रहे हैं वो प्लीज आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज दिस फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो हमने किडनी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, और साथ में उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, डायमेंशंस क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीजें अच्छे से देख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, अब किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो इसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या काम करेगा ये? ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाएगा। और क्यों करवाएगा ब्लड का फिल्ट्रेशन? यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इसका फंक्शन हमने कह दिया फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक, अब कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? नंबर देखते हैं हम अब इसका। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। देखिए, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स में अपन कहते हैं 1 मिलियन और 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फिर बोथ द किडनीज में कितने हो जाएंगे? इन बोथ द किडनीज 2 मिलियन और 20 लाख। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, कपल ऑफ मिलियन। ठीक है, couple of million nephrons will be present in
बोथ द किडनीज। क्लियर हुआ इतना? यस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहां पर, नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन में? 2। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2, ग्लोमेरुलस एंड द नेक्स्ट वन इज रीनल ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी ये है कैपिलरी का गुच्छा, टफ्ट है कैपिलरीज का। ठीक, किससे बना है? फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टीरियोल। किससे बना ये? एफरेंट आर्टीरियोल से। ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है इसमें? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है? दिस इज द ट्यूब्यूल स्टार्टिंग विथ बोमन्स कैप्सूल। ठीक, किससे स्टार्ट हो रहा है ये? बोमन्स कैप्सूल से, एंड एंडिंग एट डीसीटी। इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेफ्रॉन का। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, देखें ये हमने बना लिया यहां पर एक कप शेप का स्ट्रक्चर। दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। फिर कुछ कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, चलिए ये बन गया हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब यहां पर हम लेबलिंग कर ले और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है वो बना ले। चलिए ये बन गया अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर। देखिए अब ये वाली जो ब्लड वेसल है ये ब्लड को लेकर आ रही है, तो ब्लड को लेकर आने वाली जो ब्लड वेसल है दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल। क्या नाम है इसका? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल और ये दूसरी वाली जो ब्लड को लेकर जा रही है दिस इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टीरियोल। तो एक हो गई एफरेंट और दूसरी वाली हो जाएगी इफरेंट। अब हम क्या देख पा रहे हैं? एफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर कम है। तो यहां इसकी डायमीटर जो है वो ज्यादा है, इसकी जो डायमीटर हम देख पा रहे हैं दिस इज लेस। तो मतलब एफरेंट आर्टीरियोल जो है इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज वाइडर। और इफरेंट आर्टीरियोल जो है इसको क्या कह देंगे अपन? दिस इज नैरोअर। So the diameter of efferent arteriole is more as compared to that of efferent arteriole. Therefore, we say efferent arteriole is wider than the efferent arteriole. ठीक, तो efferent arteriole था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये यहाँ पर। अब जिन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये, इन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को अपन क्या नाम देते हैं? These are called as glomerulus। क्या कहेंगे इसे? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो एफरेंट आर्टीरियोल है, डिस्ट्रीब्यूट होकर ग्लोमेरुलस बनाया। फिर यहां से जो ब्लड को लेकर जाने वाली है ब्लड वेसल उसने क्या बना लिया? इफरेंट आर्टीरियोल।
तो इसीलिए हमने प्रीवियस वाली स्लाइड पर क्या लिखा था, हमने लिखा था ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस किससे बनता है, एफरेंट आर्टेरियोल से फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर देखें, दिस इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल कैसा है, डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। अब ये वाला जो पोर्शन है ये है पीसीटी। क्या है ये, दिस इज पीसीटी, पीसीटी प्रोक्साइमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्साइमल मतलब पास में, कॉन्व्यूलेटेड मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो पास में, बोमन्स कैप्सूल के पास में एक कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, उसका नाम है प्रोक्साइमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। क्या नाम है बच्चों इसका, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये जो नीचे की तरफ में आ रहा है, दूसरा ये जो ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो जो नीचे आ रहा है ये डिसेंडिंग वाला पार्ट हो गया, नीचे आने वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो एक हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरा वाला हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक। अब असेंडिंग लिम्ब में यहां पर ये वाला जो पोर्शन है असेंडिंग लिम्ब का, ये कैसा पोर्शन है, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये जो है दिस इज द थिक ALH। थिक ALH का मतलब है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक। नेक्स्ट ये दिस इज ऑल्सो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। अब इस पोर्शन का नाम क्या है, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। क्या नाम है इसका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोमन्स कैप्सूल से दूर है तो हमने इसको बोल दिया डिस्टल, मुड़ा हुआ है तो हमने इसको कह दिया कॉन्वोल्यूटेड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये सब चीजें क्या है, ये किसी और नेफ्रॉन का DCT, फिर ये भी किसी और नेफ्रॉन का DCT। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो DCT हैं, these are opening into the straight tube and this straight tube is called as the collecting duct, या फिर इसे हम कहेंगे collecting tubule। तो ये हो जाएगी collecting duct और collecting tubule। collecting duct और collecting tubule क्या है, this is the straight tube extended from cortex to medulla। स्ट्रेट ट्यूब है, कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक एक्सटेंडेड है ये। Many DCT of nephrons opens into the collecting duct। बहुत सारे नेफ्रॉन की जो DCTs होती हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, एंड कलेक्टिंग डक्ट is not the part of single nephron। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स की DCT आकर ओपन होती है तो वो सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने देख लिया द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब यहां पर एक और चीज आती है, देखिए यहां हम देख रहे हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो एक्सटेंड होता है एंड एक्सटेंड इनटू द फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बना रहा है, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्मिंग द फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज
दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। और पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का वो पार्ट, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का पार्ट which runs parallel to the loop of Henle. The part of peritubular capillary running parallel to the loop of Henle, this is called as vasa recta। क्या बोलेंगे इसको अपन, vasa recta। ठीक है, देखिए क्या होता है ये, हमने बोला हमारे पास में प्रेजेंट थी इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल डिवाइड्स इनटू फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हुई, जिसे क्या कहा जाएगा, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या बोला जाएगा इसे, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। एंड द पार्ट ऑफ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, डिफाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल विच इज एक्सटेंशन ऑफ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी runs parallel to the loop of Henle। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो पार्ट जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। ठीक है, अगर हम इसे बोल रहे हैं कि ये है हमारा लूप ऑफ हेनले, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो इस लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में जो पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का, तो इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज दी वासा रेक्टा। क्या बोलोगे इसको, वासा रेक्टा। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जहां डिसेंडिंग लिम्ब का, जहां लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट है, पर वहां पर वासा रेक्टा का क्या होगा, असेंडिंग पार्ट होगा। और जहां पर वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है, वहां देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, पैरेलल में वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, पैरेलल में वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट। क्लियर है, ठीक है। तो सच फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, दिस इज कॉल्ड एज दी वासा रेक्टा। क्लियर है, ठीक है। माइन्यूट वेसल होता है ये कैपिलरी का। वासा रेक्टा क्या होता है, वासा रेक्टा इज दी माइन्यूट वेसल ऑफ कैपिलरी। ठीक है, फाइन नेटवर्क तो है, फाइन नेटवर्क के साथ साथ में अप्रोप्रिएट वर्ड अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द माइन्यूट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, अब थोड़ा हम एनसीईआरटी से पढ़ लें इसे। चलिए देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हाँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमें देखना था यहाँ पर। In humans, the excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureter, urinary bladder and urethra. ठीक है, किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, ये भी हमने देख लिया था। किडनी कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है किडनी। ठीक, रेडिश ब्राउन कलर, बीन शेप्ड होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, जिसे हमने बताया था T12 to L3। ठीक है, फिर close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। dorsal inner wall of the abdominal cavity मतलब किडनी ऐसे पीछे की तरफ में लोकेटेड होती है। ठीक है, each kidney of an adult human measures 10 to 12 सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगी 10 to 12, विड्थ हो जाएगी 5 से 7 और थिकनेस हो जाएगी 2 से 3, with an average weight of about 120 to 170 grams। Towards the center of the inner concave surface of kidney, inner concave surface of kidney यानी कि इस पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है,
is a notch called as hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter. एक notch like structure होता है जिसके थ्रू ureter, blood vessel और nerves enter होती है, but ureter actually में exit होता है, sensory nerve जो है वो exit होगी, motor nerve enter होगी, ठीक है, और neurons में ब्लड वेसल्स में रीनल आर्टरी जो है वो एंटर होगी और रीनल वेन जो है वो एग्जिट होगी। क्लियर? पर अपनी बुक क्या कहती है कि नॉच लाइक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर्स। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। हाइलम के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज द केलाइसिस। ठीक, और इसमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है केलाइसिस। किन केलाइसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सी, दीज आर दी प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज केलाइसिस। क्लियर है? देखिए, यस, इनसाइड द किडनी देयर आर टू स्ट्रक्चर्स। यस, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। किडनी की आउटर लेयर क्या होती है? टफ कैप्सूल कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल। Inside the kidney there are two zones, outer cortex and inner medulla. दो zones present होंगे, outer cortex and inner medulla. Medulla is divided into few conical masses, medullary pyramid projecting into the calyces. Medulla में pyramid present नहीं है, medulla divided है pyramid के जैसे structures में. Clear? तो medulla is divided into few conical masses called as medullary pyramid. प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, जो कैलाइसिस के अंदर प्रोजेक्ट इन होते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम। कॉर्टेक्स जो है वो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड होता है रीनल कॉलम के जैसे। सी, दिस इज द रीनल कॉलम, दिस इज द रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called as nephron. प्रत्येक किडनी में 1 million nephrons प्रेजेंट होते हैं। तो दो किडनी में कितने हो जाएंगे? 2 मिलियंस हो जाएंगे। विच आर द फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट है क्योंकि ये ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। हर एक नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो एफरेंट आर्टेरियोल से बना है। अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और ये एफरेंट आर्टेरियोल किससे बना है? रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है। तो आर्टरी किस में डिवाइड होगी? आर्टेरियोल में। फिर आर्टेरियोल किस में डिवाइड हो रहा है? आर्टेरियोल डिवाइड हो रहा है ग्लोमेरुलस में। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियोल। और जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आया है वो किसके द्वारा दूर लेकर जाया जाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा उसे दूर लेकर जाया जाएगा। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल। बच्चों, डबल वॉल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, उसकी कैविटी के अंदर। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। यस, देखिए अब ये किसके बारे में बात हो रही है? इस पोर्शन के बारे में बात हो रही है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस, ये है बोमेंस कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह देंगे? दीज आर कॉल्ड एज रीनल कॉर्पस्कल। क्या कहा जाएगा इसे? रीनल कॉर्पस्कल, या फिर इसे कहा जाएगा मेल्फिजियन बॉडी। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल नहीं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहां प्रेजेंट है? कॉकरोच में प्रेजेंट है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। यहां किसकी बात कर रहे हैं अपन? मेल्फिजियन बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड एज द मेल्फिजियन बॉडी, यह मेल्फिजियन कॉर्पस्कल और रीनल कॉर्पस्कल। The tubule continues further to form a highly coiled network called as proximal convoluted tubule. इस ट्यूब्यूल में आगे जब हम चलते हैं तब हमें एक हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल दिखाई देता है कॉल्ड एज द प्रोक्साइमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? फिर नेक्स्ट, a hairpin shaped structure. A hairpin shaped Henle loop is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb. हेयरपिन शेप का एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का जिसमें असेंडिंग पार्ट है और डिसेंडिंग पार्ट है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब से आगे चलकर दूसरा एक हाईली कॉइल्ड रीजन बनता है कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल।
The DCTs of many nephrons, very very important line, the DCTs of many nephrons opens into the straight tube called as the collecting duct, many of which converge and opens into the renal pelvis. जो converge होती है और किसमें open होगी? renal pelvis में. ठीक है, तो यहाँ पर जो sequence था हमारा, जो मैंने आपको बताया था किडनी के स्ट्रक्चर में, कौन सा स्ट्रक्चर था? सबसे पहले हमने बोला था कि मेडुलरी पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होंगे नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स ओपन होंगे इनटू दी रीनल पेल्विस, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस, ठीक है, और डायरेक्टली ओपन होंगे क्या? नहीं, केलाइसिस के थ्रू ओपन होंगे। तो नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद में वो ओपन होगा केलाइसिस में, केलाइसिस ओपन्स इनटू दी रीनल पेल्विस थ्रू दी मेडुलरी पिरामिड इन दी केलाइसिस, केलाइसिस के थ्रू किसमें ओपन हो जाएगा? वो रीनल पेल्विस में। The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region. Malpighian corpuscle है, PCT है, DCT है, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में। जबकि लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट है? डीप इनटू द मेड्यूला। कहाँ प्रेजेंट है ये? डीप इनसाइड द मेड्यूला। In majority of nephron, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. अब ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ बात हो रही है about the two types of nephron. They are cortical nephron और juxtamedullary nephron, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, दो टाइप्स के नेफ्रॉन है। अब एक चीज यहाँ देख लीजिए आप, जो आज हमने पढ़ी है वो ये है कि the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule. इफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस से बाहर एमर्ज हो रहा है वो आगे चलकर फाइन कैपिलरी बना लेता है नेटवर्क का अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल की पेरीफेरी में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या कहा जाएगा इसे? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। द इफरेंट आर्टेरियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है और फाइन कैपिलरी की नेटवर्क बनाता है कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो माइन्यूट नेटवर्क होता है विच रन्स पैरेलल टू द हेनले लूप फॉर्मिंग द यू शेप्ड वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रेड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, कैसा होता है, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने क्या कंप्लीट किया है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने पार्ट्स देखे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लिया, फ्लो चार्ट हमने देख लिया था यूरिन के फ्लो का, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड लक।